Next question, question number 22. Electric field at x equal to 10 centimeter is 100 volt per meter and x equal to minus 10 centimeter is minus 100 volt per meter. The magnitude of charge enclosed by the cube of side 20 centimeter is. तो सबसे पहले यू शुड नो कि यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा? हमको बोला है 10 सेंटीमीटर पे 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस टेन पे माइनस 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड। चार्ज एंक्लोज जब भी ये वर्ड सुनोगे तो गॉस लॉ यूज होता है। क्या यूज होता है? गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एंक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। तो अब अगर आप डायग्राम फिगर देखोगे तो उसमें व्हाट दे हैव गिवन यू इज अ क्यूब। एक क्यूब है और यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव बीन गिवन अ चार्ज। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू एनक्लोज द चार्ज। चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो लेट मी जस्ट टेक दिस क्यूब। तो अब क्यूब हमको पहले बनाना पड़ेगा। लेट अस मेक अ क्यूब। तो एज पर द डायग्राम, ओके, ऐसा कुछ है। एज पर द डायग्राम व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास एक क्यूब है बेसिकली। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है इस टॉपिक के, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। लिटिल बिट ऑफ लॉजिक इज रिक्वायर्ड। तो ये एक क्यूब है। देन इफ यू सी, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे। दिस इज जेड एक्सिस दे हैव गिवन और इसको बोल दिया है वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस, ऐसा है। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एंड यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। सम चार्ज इज ओवर हियर। गुड। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, magnitude of charge enclosed by the cube of 20 centimeter, by the cube of 20 centimeter। कैसे सॉल्व करोगे? How will you solve this? Rough idea how to solve this? How to solve this? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? देखो मैं वापस बता रहा हूँ आपको। व्हाट यू ऑलरेडी नो इज, आपको पता क्या है? आपको पता है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मतलब चार्ज एंक्लोज्ड विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन जीरो। आंसर अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन जीरो दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है ना? करेक्ट। तो अगर सिर्फ आपने टोटल फ्लक्स फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई एम आस्किंग यू टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? हाउ टू फाइंड आउट फ्लक्स? बस फ्लक्स मिल गया तो आंसर आ गया। फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट फ्लक्स? क्विक क्विक क्विक। ऑप्शन नंबर आना चाहिए ए और ए क्यू, वो बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट थिंक। ओके, तो नॉर्मली फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। वेरी गुड। तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो जो फ्लक्स आएगा ना, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हारे पास है। अब एरिया और ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो जानबूझ के ये एरोस दिखाया है आपको। ये एरोस एरिया ऑफ द क्यूब नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया नॉर्मल टू इट। और इन्होंने तुमको जब ऐसा दिखाया है ना, इनके बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस। अभी तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के डायरेक्शन में हो तो वो एक्स वाई प्लेन को कट करता है। एक्स जेड को कट कर, सॉरी वाई जेड को कट करता है। मैं अभी बता देता हूँ।
लुक, आपको पता होना चाहिए ना, आई आई कैप क्या होता है एक्स, वाई जे कैप क्या होता है वाई, और जेड कैप क्या, के कैप क्या होता है जेड। दिस इज व्हाट यू शुड नो। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा और इमेजिनेशन बढ़ाओ। अभी बताओ व्हाट इज आई कैप एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज जे कैप, व्हाट इज के कैप जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होता है? प्लेन प्लेन प्लेन, वाई जेड प्लेन, वही तो बोल रहा हूँ। एक्स को वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर दिख रहा है ये तुमको, वाई जेड प्लेन है ये। यहाँ तक क्लियर? तो मुझे बताओ जे कैप को कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होता है? एक्स जेड प्लेन। के कैप को कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर होता है? एक्स वाई प्लेन। आई कैप को वाई जेड, जे कैप को एक्स जेड, और के कैप को एक्स वाई। क्या तक क्लियर हुआ? तो ये जो डायग्राम था ना, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया। आपको बताने की कोशिश ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई जेड प्लेन को कट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ प्लस साइड में और माइनस साइड में वाई जेड प्लेन को कट करेगा। किसको कट करेगा? वाई जेड। कहाँ पे? प्लस में और माइनस। तो ये जो तुमने टोटल फ्लक्स लिखा है ना, ये आएगा टोटल फ्लक्स ऑन वन साइड प्लस टोटल फ्लक्स ऑन अदर साइड, बराबर। इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। अरे, आप अगर इमेजिन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो उसको चलाना नहीं पड़ेगा हमको वैसा। यू हैव टू इंक्रीज योर इमेजिनेशन। फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है ना कि इमेजिनेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है आप लोगों का, बड़ा उसको। चलो मैं एक और ट्राई करता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बराबर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में और माइनस एक्स में है, तो ये जो मेरे दो हाथ है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मेरे को पहले बताओ फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन को परपेंडिकुलर है? वाई जेड। यहाँ पे भी वाई जेड और यहाँ पे भी वाई जेड। पक्का? करेक्ट। तो ऊपर नीचे आगे पीछे ये कंसिडर नहीं होगा। फ्लक्स के लिए सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे दो ही साइड लेने पड़ेंगे आपको, दो। तो फ्लक्स दो दो फेसेस से, क्यूब के दो फेसेस से पास होगा। एक फेस है, एक फेस है, ये फेस यहाँ से पास होगा। दूसरा फेस है इस तरफ जो आएगा वो फेस, तो यहाँ पे जो फेस आएगा वहां से पास होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? टोटल फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ वन फेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ अदर फेस। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? व्हाट इज एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब? क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम, मतलब स्क्वायर होता है वो। ईच साइड इज अ स्क्वायर, ईच फेस इज अ स्क्वायर। क्या तुमको यहाँ पे उन्होंने बोला है 20 सेंटीमीटर का साइड है? यस, बोला है ना, एक साइड 20 सेंटीमीटर का है। तो एरिया कितना हो गया? 20 × 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? कितना है? 100। कितना है? 100। कितना है? 100। कितना है? 100। अभी एरिया तुमने बताया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते हो? 10⁻⁴। ये आ गया आपका एरिया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और टू का तो टू था ही, बराबर। ये दो और 400 के दो, 10⁻⁴ और -4, क्या हो गया? कैंसर। तो क्या आ जाएगा? 8। टोटल टोटल फ्लक्स 8। सम ऐसा यूनिट जो भी होगा वो। अब चार्ज एनक्लोज क्या है? चार्ज एनक्लोज क्या है? टोटल फ्लक्स कितना है आपका? 8 इंटू इंटू एप्सिलॉन 0। तो मैंने वही तो बोला था, ऑप्शन नंबर ए आएगा, 8 एप्सिलॉन 0। डन, खत्म, सिंपल।
अगला क्वेश्चन और उसका अगला क्वेश्चन, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू, बिकॉज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हम लोग आज गॉस लॉ और कैपेसिटर्स पे ही फोकस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे, तो 23rd एंड 24th विल बी गिवन एज एन असाइनमेंट टू यू। सिंपल क्वेश्चंस है, तो आई नो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। यस, तो असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू large thin metal plates, two large thin metal plates are parallel and close to each other. So दो large thin metal plates है which are parallel to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude 27 into 10 raised to minus 22 कूलम per meter square. एक पे प्लस सिग्मा, एक पे माइनस सिग्मा आपके पास डेंसिटी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज। अभी जो साइमल्टेनियसली सीईटी के भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, वैसे फुल कोर्स में तो होता ही है, जो नहीं कर रहे हैं मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास एक प्लेट है जो पॉजिटिव है, तो ये जो पहला प्लेट है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा। ये पहला प्लेट है। दूसरा प्लेट मैं बाद में बात करूंगा। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम इट। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो ये आगे आपके पास E1 का डायरेक्शन है, E1 का डायरेक्शन है ये, तो दिस इज E1, अवे, ऑलवेज अवे, अवे फ्रॉम इट। तो ये आगे आपके पास E1 का डायरेक्शन। अगर मैं और एक प्लेट लेता हूँ, सेकेंड प्लेट, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस है, नेगेटिव है, तो ये प्लेट नंबर 2 है विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो नेगेटिव जो प्लेट होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है टूवर्ड्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है टूवर्ड्स। ओके, तो ये आ जाएगा टूवर्ड्स। ओके, तो ये हो गया E2, टूवर्ड्स सेकेंड प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स नेगेटिव। अब क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम था, और अगर आपको याद होगा हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट एट अ पॉइंट नियर इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो रीजन नंबर 1 में E1 और E2 हो जाएगा कैंसल, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड ऑल्सो रीजन नंबर 3 में ये हो जाएगा कैंसल। तो बचता है सिर्फ आपके पास रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 में हो जाएगा एड अप। तो रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2। तो E1 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और ये भी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, तो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा था और सिग्मा आपको दिया है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10 टू -12। सिग्मा की वैल्यू है 27 इंटू 10 टू -22, और ये होता है 8.85 इंटू 10 टू -12। रफली रफली नीचे 9 है, रफली रफली नीचे 9 है, तो 9 वन जा एंड 9 थ्री जा, 3 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 टू -10। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 टू -10, ऑप्शन नंबर सी। 3.05 इंटू 10 टू -10 है ना, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर कूलम। डन, सॉल्व, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge plus 20 microcoulomb is at a distance 6 centimeter directly above the center of a square of side 12 centimeter. Very good, as shown in figure। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The magnitude of electric field through the square is, excellent, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस पर ध्यान देना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। और रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन गॉस लॉ पे आता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर, तो लेट्स से स्क्वायर है। ओके, अब ये जो स्क्वायर था, एक्चुअली वो स्क्वायर दिखेगा नहीं,
सम रीजन, द रीजन इज वेरी सिंपल। आप साइड से देख रहे हो, तो हमारे पास एक स्क्वायर है विच यू आर लुकिंग फ्रॉम सम साइड। तो जब साइड से आप स्क्वायर को देखते हो तो आपको स्क्वायर ही दिखता हो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिखता है वो। दिस इज पैरेललोग्राम, है स्क्वायर बट इट विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम बिकॉज यू आर लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ऐसा है। इसका साइड है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया इसका 12 × 12, मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है, आगे ऐसा बोला है कि 6 सेंटीमीटर ऊपर, 6 सेंटीमीटर, कीप दिस इन माइंड बिकॉज 6 सेंटीमीटर हैज सम रेलेवेंस हियर। 6 सेंटीमीटर ऊपर, इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर, इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर, दिस इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, 6 सेंटीमीटर ऊपर यू हैव अ चार्ज, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 20 माइक्रोकूलम का। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इसमें से नीचे का जो स्क्वायर है उसमें का फ्लक्स कितना पास होगा। बराबर, क्वेश्चन समझ में आया। नीचे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर के 6 सेंटीमीटर ऊपर, स्क्वायर के सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है। व्हाट इज द फ्लक्स, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम इट। मतलब ये जो चार्ज है ना, ये अपने फील्ड लाइंस अवे इमिट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अवे जाएगा। मैं इसे हटा दूंगा, इसे बता रहा हूँ, अवे जाएगा। और अगर हमको यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना है तो डेफिनेटली गॉस लॉ अप्लाई करना है। लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करने का एक कंडीशन था कि टोटल फ्लक्स जो होता है ना, टोटल फ्लक्स वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बराबर, लेकिन ये चार्ज एनक्लोज तो है नहीं, तो चार्ज को पहले एनक्लोज करेंगे। अब चार्ज को एनक्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर था, ऐसे 5 स्क्वायर और ले लेंगे, एक इसके ऊपर ले लेंगे। बराबर, इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, बताता हूं मैं। क्यूब बन जाएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो क्यूब बन जाएगा वो, तो इट विल बिकम अ क्यूब, तो वो क्यूब बन जाएगा बेसिकली। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया ऊपर, एक स्क्वायर हमने ले लिया साइड में, एक हमने ले लिया यहाँ पे, और एक हमने ले लिया दूसरे साइड में, दूसरे साइड में। तो ऐसा आपके पास आ गया, तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो टोटल कितने फेसेस बन गए बताओ, 6। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स 6 फेसेस में से पास होगा। कितने फेसेस में से पास होगा, 6। तो एक में से कितना पास होगा, एक में से कितना पास होगा, ये टोटल फ्लक्स है। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हाँ 1/6 ऑफ टोटल, तो इट विल बी टोटल बाई 6। बराबर, तो ये आ जाएगा आपके पास चार्ज एनक्लोज अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन जीरो। टोटल क्या था, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड, 20 माइक्रोकूलम। बराबर, करेक्ट, सही है। तो तुमको फाइंड क्या करना है, देखो ना क्या फाइंड करना है तुमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। हाँ, तो व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। गुड। तो सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल है, 20 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.85, 0.33 रफली। चलो देखते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 60, 6 इंटू 8.85, 6 इंटू 8.85, 29.5, 20 डिवाइडेड बाय 29.5, 0.677, तो आ जाएगा 0.677 इंटू 10⁻⁻6, +6, तो 6.7 इंटू 10⁻⁵। ऐसा है क्या कहीं पे, नहीं है। ओके, तो कहाँ गलती हुई बताओ, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। यस, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग हियर। चार्ज एनक्लोज 20 माइक्रोकूलम दिया है, यस।
एप्सिलॉन इसकी वैल्यू भी करेक्ट आई थी, यस। तो एरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना यहाँ पे, यू डोंट नीड एरिया हियर, यू डोंट नीड एरिया। 1/6 20 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁵ हो गया। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। गुड। वो एक्चुअली कैलकुलेटर थोड़ा सा गलत आंसर देता है कभी कभी। 1/3 व्हाट इज 8.85 इंटू 3? रफली रफली 9, रफली रफली 9 आएगा ना, दैट इज रफली रफली 9, 9 इंटू 3 27। ये रफली रफली 9 ले लिया तो कितना हो जाएगा 27, तो रफली रफली 1/27 इंटू 10⁻⁷ बताओ। 0.25 समथिंग, वेरी गुड। क्योंकि 1/27 इज रफली रफली 1/30, तो 1/27 0.0370, तो 0.0370 इंटू 10⁻⁷, मतलब 3.7 इंटू 10⁻⁵, 3.7 इंटू 10⁻⁵, तो उसके आसपास आंसर है ना एक, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आंसर 3.8 इंटू 10⁻⁵, बराबर है, आ गया आंसर, डन, खत्म। अभी एक क्वेश्चन और आता है, मैं मेरे पास क्वेश्चन अभी यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि यू हैव अ क्यूब, यू हैव अ क्यूब, राइट। उसका साइड लाइन जो भी होगा, वी डोंट केयर। देयर इज अ चार्ज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो एक चार्ज है, वो क्यूब के एक कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर पे आप ले सकते हो, यू कैन टेक इट एनीवेयर यू वांट। सपोज इस कॉर्नर पे था, राइट, नॉट 1/8, थोड़ा पूरा क्वेश्चन सुन तो लो पहले, वो टाइम सही। हाँ, तो उस केस में क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस ऑफ दिस क्यूब। अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है ना, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी? एग्जैक्टली, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अप्लाइंग गॉस लॉ? चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। तो ये तो एक कॉर्नर में था, और कभी भी याद रखना, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, बॉडी सुना है ना, बीसीसी, हाँ सुना है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक चार्ज क्यूब के एक कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर पे है, तो ओनली 1/8 ऑफ द पार्ट इज इनसाइड दैट क्यूब, 1/8। तो पूरा एनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब लगेंगे तुमको, 8। तो क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा करोगे कि आप इस चार्ज को करोगे एनक्लोज। कैसे एनक्लोज करोगे? एक एक क्यूब आ जाएगा साइड में, यहाँ पे, तो ये हो गया दो साइड से एनक्लोज, इस साइड से और उस साइड से, बराबर। फिर ऐसा ही दो क्यूब आपको लगेंगे नीचे, नीचे। तो ऐसे ही आपको दो क्यूब लगने वाले हैं नीचे की तरफ, हो गया। अभी भी एनक्लोज नहीं हुआ है वो, अभी। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को पीछे दिखाना चाहिए था, वो मैं दिखाता हूँ पीछे उसको, ठीक है, डजंट मैटर, आई विल शो इट बैक देयर। लेकिन इट इज नॉट एनक्लोज, ये याद रखना, इट इज नॉट एनक्लोज, ये एनक्लोज नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ। अभी ये एनक्लोज हो गया साइड से, ऊपर और नीचे से, पीछे से, लेकिन आगे से बाकी है। फ्रंट से अभी भी ओपन है ये। तो ये चार क्यों तुमने लगा दिए, और चार कहाँ लगाओगे? फ्रंट साइड पे। थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ प्रॉब्लमेटिक होता है, आई एम टेलिंग यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस ऐसे केसेस में थोड़ा सा इमेजिनेशन का प्रॉब्लम होता है, पर करना तो पड़ेगा ना अब। तो रिमेम्बर, हमारे पास सिचुएशन ऐसा था, दिस इज व्हाट यू हैड, एक ही कॉर्नर में था, एक कॉर्नर में थोड़ा स्पीयर है, तो पीछे के साइड पे, राइट साइड पे एनक्लोज था, लेफ्ट में क्यूब लगा दिया, तो पीछे के साइड में लेफ्ट में एनक्लोज हो गया। नीचे दो क्यूब लगा दिए, तो नीचे से एनक्लोज हो गया। अब बॉटम टॉप साइड वाइज बैक साइड एनक्लोज, लेकिन फ्रंट साइड से अभी भी ओपन है। तो ऐसे के ऐसे पूरे चार और क्यूब लगेंगे आपको, पूरे चार और क्यूब लगने वाले हैं आपको फ्रंट साइड से।
तो ऐसे पूरे 4 और क्यूब आपको लगने वाले हैं फ्रंट साइड से टू एनक्लोज दिस। तो फ्रंट साइड से पूरे 4 ऐसे क्यूब आ जाएंगे, ये आगे 4 क्यूब ऐसे, बराबर। अब ये जो चार्ज था, ये जहां था उसको बिठा दो सेंटर, बराबर। अब थोड़ा ज्यादा मुझे पता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, मैं कंफ्यूजन तुम्हारा कम कर देता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ओवरऑल अगर आप इसको इमेजिन करोगे ना ओवरऑल, तो ओवरऑल क्यूब ऐसा बनेगा आपका। ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। ओके, तो ओवरऑल व्हाट यू विल फाइंड इज समथिंग लाइक दिस। जो बड़ा क्यूब बना है, बड़ा क्यूब, 8 क्यूब, 8 छोटे क्यूब मिला के एक बड़ा क्यूब बन गया। तो जो बड़ा क्यूब है उसका जो फ्रंट फेस है ना, फ्रंट फेस, वो ये है, ये फ्रंट फेस है। ऐसा ही उसका बैक फेस भी है, ऐसा ही उसका बैक फेस भी है। जस्ट अ मिनट। तो ऐसा ही उसका बैक फेस भी आएगा। ऐसे उसका बैक फेस भी आएगा। ओके, ये बड़ा क्यूब बन गया। ऐसे 8 छोटे, कितने छोटे थे, कितने स्मॉल थे, 8। और चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे। अब मुझे बताओ, जो बड़ा फेस है, बड़ा फेस है, उसके टोटल कितने पार्ट्स होंगे हर एक के, 4। बराबर बोल रहे हो ना, 4। अरे बाबा, थोड़ा सा इमेजिनेशन का तुमको बढ़ाना पड़ेगा। आई टोल्ड यू, यू हैव टू इमेजिन। तो ये हो गया आपके 4 फेसेस। हर एक फेस इज मेड अप ऑफ 4 फेसेस, बराबर। फ्रंट के कितने, 4। नीचे कितने, 4। टोटल 6 है, बड़े 6 है, और हर एक बड़े में छोटे कितने हैं, 4। तो हाउ मेनी टोटल स्मॉल फेसेस, 24। तो टोटल फ्लक्स क्या था, आपको याद है? टोटल फ्लक्स क्या था, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हर एक छोटे फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इमेजिनेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। आई कुड हैव स्किप्ड इट, आई डोंट वांट टू स्किप इट, सिंपल सी बात है। हमारे पास छोटा क्यूब था, छोटे क्यूब के एक कॉर्नर में चार्ज है। आपको पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ दिस स्मॉल फेस। क्वेश्चन क्या है, यू हैव अ क्यूब at one corner of which you have a charge, some charge q. What is the flux through each phase? फ्लक्स फाइंड करना है मतलब गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करना है मतलब चार्ज को एनक्लोज करना है। इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए टोटल छोटे कितने क्यूब लेने पड़ेंगे, 8। एक उसके बाजू में, तो पहले से एक था, एक बाजू में 2 हो गए, 2 नीचे, 4, और 4 फ्रंट साइड पे, 8। और जब ऐसा तुमने बड़ा क्यूब बना लिया, तो ये जो चार्ज था वो कहाँ पे आ गया, बड़े क्यूब के सेंटर पे। कहाँ पे आ गया, ये बड़े क्यूब के सेंटर पे। तो ये आ गया आपके पास बड़े क्यूब के सेंटर पे। मतलब जो आपके पास चार्ज था, इट इज नाउ एट द सेंटर ऑफ दिस। तो फ्लक्स, फ्लक्स कहाँ से पास होने वाला है, इन 4, 4 और आगे पीछे के 2, 6 बड़े फेसेस में से टोटल फ्लक्स कहाँ से पास होगा, साइड वाइज 2 फेसेस, बराबर। अप डाउन 2 फेसेस, फ्रंट बैक 2 फेसेस, करेक्ट। So flux is passing through 6 big faces, but six big face, each of this 6 big face is made up of how many small faces? 4, बराबर, राइट। तो टोटल स्मॉल फेसेस कितने हो जाएंगे, 24। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 24 हो जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कैसे 24 होंगे, वो भी देख लो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई आई स्टिल रिमेम्बर। एक बार नीट में आया है क्वेश्चन, 3-4 साल पहले शायद आया था, तो मुझे वो याद नहीं विच ईयर, बट बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई रिमेम्बर द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके, देन सेंटर 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 हो गया, गुड, हो गया, गुड। और एक ऊपर और एक नीचे, बराबर, और एक पीछे, और एक पीछे।
थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगता ही है, यू कांट हेल्प इट, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, करना ही पड़ेगा वो। गुड, तो हो गया, नाउ इट इज कंप्लीट, मोर और लेस। तो ऐसे टोटल 24 फेसेस बन जाएंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू ईच फेस, टोटल फ्लक्स बाय 24, वेरी गुड। टोटल फ्लक्स चार्ज एनक्लोज अपॉन, हो गया आंसर, ये आंसर है उसका, डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर्स। A parallel plate capacitor with air as medium. With air as medium, what is capacity? With air as medium, what is capacity? A epsilon 0 by D between the plates has a capacitance of 10 microfarad. तो इसको कितना बोला है? 10 microfarad. तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसमें एयर था एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस का था उसका 10 माइक्रोफैरड। तो इनिशियल कैपेसिटी इज 10 माइक्रोफैरड। द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स and filled with two media as shown in the figure, having dielectric constant K1 equal to 2 and K2 equal to 4. The capacitance of the system now will be, see I remind you again, थियरी क्लासेस में मैंने बहुत बार ये चीज बोली थी, मैं वापस एक बार बोल देता हूँ, बट रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, मतलब दो प्लेट्स के बीच में एयर है, अब इसमें अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आधा आधा डिस्टेंस, डिस्टेंस ना वर्ड पे ध्यान रखना, आधा आधा डिस्टेंस, अगर मैं आधे डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक फिल करता हूं और हाफ डिस्टेंस में मैं और एक डाइलेक्ट्रिक फिल करता हूं, if I fill half and half, if I fill half and half, this is very very important, ये याद रखना। तो these two are in series, these two are in series। अगर मैं हाफ डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक और हाफ में दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल करता हूं तो दिस इज इन सीरीज, क्योंकि होगा क्या, दिस सिस्टम विल लुक लाइक, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट था, और बीच में जो बाउंड्री है जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सेपरेट करता है, ये तीसरा आपको प्लेट जैसा दिखेगा। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि एक प्लेट दो प्लेट के बीच में कॉमन है, और जब ऐसा होता है तो यू ट्रीट दिस एज टू डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो ये दो कैपेसिटर बन गए विच आर इन सीरीज, ऐसा बन जाता है वो। लेकिन जब आप एरिया को डिवाइड करते हो, एरिया को डिवाइड करते हो मतलब प्लेट की एरिया, आधे एरिया में, प्लेट की हाफ एरिया में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो और प्लेट के हाफ एरिया में दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो, अभी डी पे डिविजन नहीं हुए, ए पे हुए, तो दे आर इन पैरेलल है, दे आर इन पैरेलल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो आइडेंटिफाई करके बताओ पैरेलल है कि सीरीज है। पैरेलल है, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ओरिएंटेशन हमने दिखाया है वर्टिकल, इन्होंने दिखाया हॉरिजॉन्टल, मतलब वो लोग कर क्या रहे हैं, तुमको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इसी को बता रहे हैं घुमा के। तो अभी रोटेशन तो पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज इट विल बेसिकली एंड अप इनटू समथिंग एल्स। तो एनीवेज, बट जस्ट टू नो, जस्ट फॉर यू टू नो कि वो जो डायग्राम आपको दिखाया है दैट इज नथिंग बट विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो रिमेंबर, ये बन जाएगा पहला कैपेसिटर C1 विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये बन जाएगा सेकंड C2 विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, एंड दीस टू आर इन पैरेलल। एंड आपको पता होना चाहिए सीरीज, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब C1 प्लस C2। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो KA एप्सिलॉन 0 बाय D, दिस इज व्हाट यू गेट। पक्का? श्योर, 100%। तो मुझे बताओ पहला जो कैपेसिटेंस होगा C1, वो क्या बन जाएगा, K1 A एप्सिलॉन 0 बाय D, बराबर? बराबर? गलत, A बाई 2, एरिया हाफ हो गया, एरिया हाफ हो गया, हाफ आधे एरिया में गया ना। तो K1 कितना है, व्हाट इज K1, 2, व्हाट इज A1, A बाई 2 एप्सिलॉन 0 बाई D, 2 हो गया कैंसल। लेकिन A एप्सिलॉन 0 बाई D खुद कौन था, C0 था, वेरी गुड।
तो C2 बन जाएगा K2A2 ε0/d। व्हाट इज K2? 4। व्हाट इज A2 A/2 ε0/d? 1 एंड 2 का। लेकिन व्हाट इज A ε0/d? C0, तो 2C0। तो व्हाट इज फाइनल इक्विवेलेंट इन दिस केस? यस, C1 प्लस C2 दैट इज C0 प्लस 2C0। मतलब कितना C0? 3 टाइम्स ऑफ C0। लेकिन C0 खुद कितना है? 10। तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर सी। डन, खत्म। गुड। अगला क्वेश्चन, अरे बढ़िया क्वेश्चन ये भी। फोर कंडेंसर्स मतलब फोर कैपेसिटर्स आर जॉइंड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। द कैपेसिटी ऑफ ईच इज 8 माइक्रोफैरड। तो चारों का कैपेसिटी सेम है, 8 माइक्रोफैरड। द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। वेरी गुड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये ए लाइन है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक वायर निकाला है मैंने, तो ये ए पॉइंट है, सेम पोटेंशियल होता है। ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, और ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए है। क्योंकि ये पूरे के पूरे लाइन में बीच में कहीं पे भी कैपेसिटर या रजिस्टर नहीं आया। जब तक बीच में कैपेसिटर या रजिस्टर नहीं आता है तो पोटेंशियल सेम ही रहता है। तो सेम लाइन है ये, बराबर, सेम लाइन है। एग्जाम्पल बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से आपके घर तक डायरेक्ट वायर डाल दी, तो जो पोटेंशियल वहां पे वो आपके पास पहुंचा, क्योंकि बीच में कुछ यूज ही नहीं हुआ। सिंपल। अब ये बी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, ये भी बी है तो ये भी बी है। तो जो कैपेसिटर पहला था C1, वो ए और बी के बीच में है। जो C2 है वो भी ए और बी के बीच में है। जो C3 है वो भी ए और बी के बीच में है, और जो C4 है वो भी ए और बी के बीच में है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ all the four capacitors है। So you have situation which is something like this. You have situation in which you have four capacitors and all of them are in parallel. So all of them are in parallel. So you have four capacitors in parallel. Good. Simple, simple. तो ये C, ये C, ये C और ये C। तो पता what is equivalent? 4C। और C की वैल्यू कितनी थी? 8। तो 4 इंटू 8 32 माइक्रोफैरड। तो आंसर वुड बी 32 माइक्रोफैरड। है क्या? ऑप्शन नंबर ए। डन। There are 27 drops of a conducting fluid. Each has a radius small r and they are charged to the potential VO. These are combined to form a bigger drop. Its potential will be. See, the thing is, इसका थोड़ा सा कनेक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आपने देखा था उसके साथ भी है। हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं, 27। तो वी हैव 27 ड्रॉप्स, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो अगर आपको याद होगा हर किसका रेडियस स्मॉल आर है, तो each of this has a radius of small r। टोटल अगर n droplets है, फिलहाल मैं n बोल रहा हूँ, मुझे पता है 27 है, but I am just calling this as n droplets। So there are n drops। Now if you combine this to form a bigger drop, so when you combine this to form a bigger drop with radius capital R, तो ये स्मॉल r था with radius capital R। अब सिर्फ इतना समझ लो, अगर मेरे पास 5 1-1 लीटर के पानी के बॉटल है और पांचों का पानी खाली करके बड़े ड्रम में डाल दिया, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? ये 1-1 लीटर के 5 बॉटल से उसका पानी निकाल के डाल दिया बड़े ड्रम में, तो कितना लीटर? 5 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स वीएस इज वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। टोटल ड्रॉप कितने हैं? एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। तो ये एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इज, अभी बॉटल तो नहीं था, ये स्पीयर था, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आ जाएगा एन आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। तो अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर इज कैपिटल आर। एन हमारे पास 27 है, 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो कैपिटल आर इक्वल टू 3r। ये तो मिल गया। अब ये क्यों निकाला ये भी इंपॉर्टेंट है। सी द आइडिया इज, आपको पूछा है कि बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। ये क्यू बाय आर याद है ना, पोटेंशियल 1/4 पाई समझ लो क्यू बाय आर। लेकिन क्यू टोटल है,
अपॉन कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर? क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज क्यू था, और जब आप सबको कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बना लेते हो तो व्हाट इज टोटल चार्ज? हाँ, हाँ, तो मुझे आंसर बताओ ना, समेशन तो है। सपोज टू था, टू था, टू था, टू था, तो 5 है, तो कितना आ जाएगा? 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, 5 बार कितना होगा? 10। तो मेरे को बताओ, क्यू 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 और क्यू 5 बार कितना होगा? 5 क्यू। एन ड्रॉप्स होंगे तो कितना होगा? NQ। सिंपल, दिस इज NQ। so what is total charge? NQ अपॉन कैपिटल R। बट वेट, N की वैल्यू तुमको पता है 27, ये भी पता है 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, 1 एंड 9 सही है, बराबर। अब हमको जो आंसर पूछा है ना, इन टर्म्स ऑफ V0 पूछा है, वेयर V0 इज पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप? व्हाट इज पोटेंशियल इन जनरल? KQ/R। K तो कांस्टेंट है। व्हाट इज चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप? स्मॉल q। व्हाट इज रेडियस ऑफ स्मॉल r? तो ये जो KQ/R है, KQ/R है, ये जो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल है V, विच इज इक्वल टू 9 बाहर निकाल लो, KQ/R। तो व्हाट इज KQ/R? 9 टाइम्स ऑफ V0। तो 9 टाइम्स ऑफ V0 होना चाहिए ना आंसर में, ऑप्शन नंबर C। समझ में आया क्वेश्चन? हमारे पास, मैं वो भी बता देता हूँ, डोंट वरी, हमारे पास n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स थे, हर एक पे चार्ज क्यू था, मर्ज हो गए, बड़ा ड्रॉप बन गया। पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप? KQ/स्मॉल r। अगर बिग ड्रॉप का फाइंड करना है तो KQ टोटल बाय कैपिटल R। व्हाट इज Q टोटल? NQ। व्हाट इज स्मॉल r? n इन n रेज़ टू 1/3 इंटू r, वो हमने 3r फाइंड कर लिया था, 3r। व्हाट इज n? 27। तो 9 KQ/R, लेकिन KQ/R क्या है? V0। खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस विल बेसिकली चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ में आना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, अभी इससे पहले के क्वेश्चन में, जब तक सेम लाइन है पोटेंशियल क्या है? सेम है। वेरी गुड, बस खत्म। अगर आप देख रहे हो ना, सपोज मैं नाम दे देता हूं, इसको X पॉइंट बोल देता हूं, इसको Y बोल देता हूं, सही है? करेक्ट? राइट? पक्का? थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम देखोगे, यहां से ऐसे आए और एक लाइन डाल दी, मतलब ये X हो गया, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, राइट? कभी भी दो सेम पॉइंट में कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस हो तो वो काउंट करना ही नहीं होता है। इफ यू हैव कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस बिटवीन टू सेम पॉइंट्स, वो कभी काउंट होता ही नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो, ये जो C है, ये कौन से दो पॉइंट्स में है? X। ये C और ये C कौन से दो पॉइंट्स में है? X। तो ये तीनों काउंट होंगे ही नहीं, मतलब ये तीनों इररिलेवेंट है हमारे लिए, ये काउंट होने ही नहीं वाले। तो सिर्फ ये काउंट होगा और ये तीन, तो ये जो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, मैंने इसलिए बोला ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, वेरी गुड, दिस इज समथिंग, ये लेवल होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस्ड है। तो ऐसा है, अब ये था A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये है Y पॉइंट, ये है X पॉइंट। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, फिक्स हो गया फाइनल। ओके, यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर, सही है। A और X में एक, B और Y में एक, X और Y में दो। कैसे?
ये x और y में एक आ गया, और ये जो नीचे का x और y है उधर भी एक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर और है। तो यार अच्छे से समझ लेना, ये कैपेसिटर C A और X में, ये B और Y में, X और Y में एक, और X और Y में और एक, और वो जो दो है वो किस में है फिर, ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर है तो व्हाट इज C पैरेलल इन दिस केस टू C, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, टू C। मतलब इसका अगर तुम फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन निकालोगे, इसका अगर तुम फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन निकालोगे तो व्हाट यू विल सी इज दिस। मतलब इसको मैंने और भी सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसको मैंने और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, तो इट इज जस्ट लाइक दिस। यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया x, ये पॉइंट यहाँ आ गया y, ये c और c निकाल के कितना लिखने वाला हूं मैं, 2c। आप मेरे को बताओ, ये c, ये 2c और ये b, दे आर इन सीरीज, तो फाइनली 1 अपॉन इक्विवेलेंट, c इक्विवेलेंट इज 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c, 1/c और 1/c हो गया 2/c प्लस 1/2c, 2 into 2 is 4, 4, तो 1/c इक्विवेलेंट इज, यस, 2, 4 और 1, तो 4c प्लस c अपॉन 2c स्क्वायर, बराबर ना, अपॉन 2c स्क्वायर, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 5c अपॉन 2c स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू 2c/5, तो 2c/5 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of work done in increasing the voltage across the plates of capacitor from 5 volt to 10 volt is W. The work done in increasing it from 10 to 15 volt will be. देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, राइट। अगर मुझे वोल्टेज बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है, देखो बेसिक्स, मैं बार बार यही बोल रहा था, बेसिक्स 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 बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स के बिना कुछ नहीं होगा। बेसिक्स ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज मतलब क्या, वोल्टेज मतलब दो प्लेट्स के अक्रॉस चार्जेस का सेपरेट होना, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो सपोज पहले वोल्टेज था 5 वोल्ट, अगर मुझे वोल्टेज 10 वोल्ट करना है तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज डालना है, और जब मैं एक्स्ट्रा चार्ज डालूंगा तो ऑलरेडी जो पॉजिटिव चार्ज था वो उसको अपोज करेगा, अगर वो उसको अपोज करेगा तो आई हैव टू डू वर्क इन ब्रिंगिंग मोर पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। है ना क्लियर, बराबर, करेक्ट। तो जो तुम एक्स्ट्रा चार्ज को लाओगे 10 वोल्ट करने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा, तो वही बोला है इन्होंने कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, मतलब अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू लिखता हूँ, delta W is the work done in increasing the potential. So that will be half C V2 square minus V1 square. Final energy minus initial energy. है तो clear? Delta W वही आएगा ना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, यहाँ तक क्लियर। लेकिन इन्होंने पहले केस नंबर 1 में डेल्टा W को कितना बोला है, W, और V2 कितना है 10 वोल्ट, और V1 कितना है 5 वोल्ट। तो ये सब जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो W इक्वल टू 1/2C, C की वैल्यू दी है क्या, नहीं, चलो लगने भी नहीं वाली अपने को, C बराबर V2 स्क्वायर, V2 इज 100 माइनस 25, दैट इज 75C/2, तो वर्क डन इक्वल टू 75C/2। ये केस 1 है। तो इन केस 2, अगर केस 2 की आप बात कर रहे हो तो केस 2 में पूछा व्हाट इज डेल्टा W, एक काम करता हूँ केस 2 में इसको बोल देता हूँ मैं W2। What is final voltage in this case, 15 वोल्ट। What is initial voltage in this case, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो W2 आएगा वो आ जाएगा हाफ C V2 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 125C/2, ये आ गया W2। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कर दो डिवाइड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 मतलब डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो W2/W
इक्वल टू क्या आ जाएगा 125c/2 अपॉन क्या आ जाएगा 75c/2। तो c/2 तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 25 3 जा, ये 5 जा, तो दिस विल बी 5w/3 होना तो चाहिए, है ना। व्हाट इज 5/3? 1.67। 5/3 इज 1.67। तो ऑप्शन नंबर डी डन। दिस इज 1.67w। प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 mm। प्लेट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी, दैट इज 2 mm। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब K = 2 ऑफ थिकनेस 1 mm, मतलब जितना डिस्टेंस था उसका आधा, हाफ पार्ट में यू हैव 1 mm ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, द न्यू कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, तो यू मस्ट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो आइडिया ये है कि पहले हमारे पास ऐसा सिचुएशन था जिसमें दो प्लेट्स के बीच में ओनली एयर इज देयर, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल डी। तो दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज स्मॉल डी। तो इस केस में एज यू नो एंड यू शुड नो, इसको C0 बोलते हो। A ε0/d, इसकी वैल्यू आपको देके रखी हुई है 15 माइक्रोफैराड। ये केस 1 था। अब इन्होंने क्या किया कि केस 2 में इस इस कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है वो 1 mm है, 1 mm। तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सम थिकनेस T। आपको पता है D की वैल्यू कितनी है 2 mm, और T की वैल्यू कितनी बोली हुई है 1 mm। तो D है 2 mm, T है 1 mm। 1 mm मतलब 2 mm/2 होता है, इसका मतलब D/2 होता है, बराबर। और अगर आपको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था रेगुलर कोर्सेज में, C = A ε0/d-t + t/k। तो A ε0/d क्या है, D/2 है, अभी देखा आपने, राइट। प्लस T क्या है, D/2 है, और K कितना है, K भी कितना है 2 है। तो देखो अब ऐसा है, D में से D/2 गया तो D/2 बचा, प्लस D/4, मतलब ये आ जाएगा A ε0 अपॉन दिस इज 3/4। हाफ और 1/4 इज 3/4, तो 3D/4, तो ये आएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4/3 A ε0/d। लेकिन A ε0/d की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो दैट इज 15। ये 15 है, तो ये 1 जा और ये 5 जा, और 5 4 जा आ गया 20। तो फाइनल आंसर इज 20 माइक्रोफैराड। सो न्यू कैपेसिटी इज 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, मतलब A ε0/d को इन्होंने बोला है C इन शॉर्ट। व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी। देखो ऐसी बात है, अभी बहुत सारे बुक्स में ना, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ क्या होती है। गड़बड़ मतलब अननेसेसरीली लेंदी करके रखते हैं, यही सिचुएशन है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। अब थोड़ा सा समझ लेना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो स्टैंडर्ड बुक्स में क्या किया है। इस केस में कैपेसिटी को बोला है C, बराबर। अब बोला है कि हाफ रीजन इज फिल्ड विथ सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैल्यू इज 5। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, डेफिनेटली हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट ही इसके लिए करते हैं क्योंकि हमको कैपेसिटेंस बढ़ाना होता है। तो जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो होगा C', बराबर। तो मुझे बताओ कि C' कैसे फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस C'? A ε0/d - t प्लस, मतलब सेम फॉर्मूला लगाओगे कि नहीं, बराबर है ना, सेम फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं। यस, यू आर सेइंग इट राइट, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहो, सही बात है, सेम फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा।
मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 A0/D। बराबर है यहाँ तक? हाँ, उन्होंने क्या किया है बुक्स में, बोला है कि ये पहला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, जहां पे एयर है वो क्या है, C2 है। मतलब ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। और जब डिवीजन डिस्टेंस पे होता है तो क्या हो जाता है वो, सीरीज की पैरेलल सीरीज। फिर उन्होंने क्या किया, C1 फाइंड किया, C2 फाइंड किया, फिर 1/C' इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 किया। ऐसा करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। करना ही नहीं है तुमको वो। तुमने अभी फाइंड किया ये, अभी तुमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया। हाफ डिस्टेंस वाज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिर्फ के की वैल्यू 5 है इस केस में, उस केस में कितना है 2। तो सी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सेम फॉर्मूला, सेम सेम फॉर्मूला। तो सी डैश क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी माइनस D/2 प्लस D/2 और K की वैल्यू इधर है 5। तो यह आ जाएगा सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 D/2 प्लस D/10। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5। तो ए एप्सिलॉन 0 इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 5D/10 और ये D/10। तो यह आ जाएगा सी डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन 6D/10। बाई 10 तो जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा 5/3 ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। लेकिन ए एप्सिलॉन 0 बाई डी क्या है, सी है। तो 5/3 सी। आपको बोला है परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज अगर तुमको फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। तो दिस इज सी डैश बाई सी माइनस सी बाई सी इज 1 इंटू 100। लेकिन सी डैश बाई सी तो तुमने अब भी फाइंड किया। What is C dash by C from here? 5/3। तो 5/3, तो 5/3 माइनस 1 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 100। वॉट इज 2/3? 0.66666 इंटू 100 कितना, 66.6। तो हाउ मच इज द इंक्रीज, 66.6%। 66.6%, ऑप्शन नंबर बी। डन। एंड ऑफ दिस चैप्टर।